आज हमको शुरू करना है ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आदिवासी व्यक्तित्वों की जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राइब्स कंप्लीट किए थे, कौन कौन सी जाति जनजातियां हैं। आज ट्राइबल पर्सनैलिटीज को शुरू करना है। ओके, तो भाई ट्राइबल पर्सनैलिटी से सबसे पहले हमको क्या समझ में आता है, क्या होते हैं ट्राइबल पर्सनैलिटी। ट्राइबल पर्सनैलिटी यानी कि वो, देखिए भाई, इस दुनिया में ऐसे काफ़ी सारी लोग हैं जो समय के साथ काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के साथ उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, जो नेचुरल जगह पे रहना प्रेफर करते हैं, जो पुराने तरीकों से रहना प्रेफर करते हैं, जिन्हें दुनिया के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनको हम सरल भाषा में ट्राइबल पर्सनैलिटीज कह सकते हैं, या ट्राइबल पीपल कह सकते हैं, आदिवासी लोग कह सकते हैं। तो जब मध्य प्रदेश आज़ाद हो रहा था, तो मध्य प्रदेश की आज़ादी में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो ट्राइबल एरिया के थे, यानी कि आदिवासी क्षेत्र के थे। तो हम उन्हीं महान लोगों के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है शंकर शाह। शंकर शाह वॉज बॉर्न इन 1783 AD। जो शंकर शाह जी थे उनका जन्म 1783 ईसा में हुआ था। द गोंड रूलर ऑफ गढ़ मांडला, राजा शंकर शाह, ये कहाँ के शासक थे? ये गढ़ मांडला के शासक थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो राजा शंकर शाह हैं वो कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? तो ये गढ़ मांडला के शासक थे, गोंड रूलर थे, है ना। कहाँ के थे? गोंड, गढ़ मांडला वो एक ही तरीके से यूज किया जाता है, गोंड रूलर ही कहा जाएगा। और क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र हो गया तो गोंड रूलर, और एग्जैक्टली जो जगह है वो कौन सी? गढ़ मांडला। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ निजाम शाह, निजाम शाह के ग्रैंड सन थे, है ना। निजाम शाह के क्या थे? पर पोते थे। एंड द ओनली सन ऑफ सुमेर शाह, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि ये जो शंकर शाह हैं इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम सुमेर शाह था, है ना। और इनके परदादा जी का नाम क्या था? तो इनके परदादा जी का नाम था निजाम शाह। समझ में आ गई भाई बात? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद शंकर शाह के बेटे का नाम क्या था? तो शंकर शाह के बेटे का नाम था रघुनाथ शाह। ठीक है। अब ये जो शंकर शाह भाई साहब थे, ये जमींदारों के बीच में और जितनी भी आम जनता थी उनके बीच में बहुत फेमस थे, बहुत पॉपुलर थे। ओके। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ महारानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती के कौन थे? डिसेंडेंट थे, वंशज थे। महारानी दुर्गावती वही हैं जिनके बारे में मैं आपको ये यूनिट 1 के लेक्चर्स के अंदर पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो महाकौशल एरिया से जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो महाकौशल एरिया से जिन्होंने रिवॉल्यूशन की थी, जिन्होंने क्रांति की थी, उनका नाम महारानी दुर्गावती। तो महारानी दुर्गावती के वंशज, डिसेंडेंट थे। ओके, एक बात ये याद रखनी है आप लोगों को। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज याद रखनी है द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जब उसका आगाज हुआ था, तब की कोई कहानी बताई जा रही है। द कमांडर ऑफ द 52nd रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश स्टेशनड इन जबलपुर, LJ क्लार्क, वॉज अ टायरेंट। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि 52वीं रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब यही आप समझ लो टुकड़ियां जो होती हैं, है ना। पूरी फौज को अलग अलग रेजिमेंट में बांटा जाता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा जाता है। तो अंग्रेजी जो सेना थी उसकी 52वीं रेजिमेंट के एक कमांडर थे जिनका नाम था LJ क्लार्क। वो बहुत ही टायरेंट थे। टायरेंट का मतलब बहुत ही अत्याचारी थे। अंग्रेज तो सारे के सारे ही अत्याचारी थे, ऑलमोस्ट बहुत अत्याचार किया करते थे, है ना। तो अत्याचारी थे। फिर क्या हुआ
ये जो एलजे क्लार्क थे, इन्होंने पूरे गढ़ मांडला के आसपास, जबलपुर के एरिया में छोटे छोटे राजाओं को बहुत परेशान करके रखा हुआ था। जो आम जनता थी, आम जनता को इन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ था। हर जगह मतलब वही इंसेस्ट, एडल्ट्री, मतलब वही, जब कोई खराब इंसान किसी जगह पर आ जाता है तो शराब और शबाब, बस यही दोनों चीजें चलती हैं। कोई मोरल नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई रहने के तौर तरीके नहीं, बस सब अपनी अय्याशी में मग्न है। तो बिल्कुल वही हालात कर रखे थे एलजे क्लार्क ने, और इससे जो अच्छे लोग थे, जो आम जनता थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो ये जो आम जनता थी, उन्होंने अपनी जो शिकायतें हैं वो शंकर शाह तक लेके गए। हम इन्हीं शंकर शाह की बात कर रहे हैं जो अभी स्टोरी के हीरो हैं। इन्हीं शंकर शाह के पास लेके गए लोग अपनी समस्याओं को कि भाई ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, है ना। तो शंकर शाह ने क्या कहा? शंकर शाह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इस एलजे क्लार्क जो कमांडर है अंग्रेजी आर्मी का, मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा। मैं क्या करूंगा? इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा। तो एलजे क्लार्क को ये बात पता चल गई। अब अंग्रेज लोग बड़े चालाक होते थे, ये जंग लड़ने से पहले ही जंग जीत जाते थे। क्या हुआ कि ये जो शंकर शाह थे, शंकर शाह, ये जो पुजारी वगैरह होते हैं, पंडित पुजारी वगैरह होते हैं, संत महात्मा वगैरह होते हैं, इनसे उनको बहुत लगाव था। पहले के राजा महाराजा जो होते थे उस टाइम पर, जो साधु लोग घूमा करते थे भिक्षा लेते हुए, तो साधुओं को तो सारे राजा ऑलमोस्ट इज्जत देते थे। तो ये जो क्लार्क है ना, क्लार्क, एलजे क्लार्क, इसने अपना एक खुफिया जासूस भेजा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह कौन था? अगर आपसे पूछ लेता है कि किस गुप्तचर को, किस स्पाई को, किस जासूस को भेजा था एलजे क्लार्क ने, तो नाम क्या है? भगत सिंह को भेजा। और भगत सिंह को कहाँ भेजा? भगत सिंह को शंकर शाह के महल में भेजा, जो गढ़पुरबा महल था शंकर शाह का, वहां पर भेजा। और पीछे भेजने का मकसद क्या था? बिल्कुल सीधा साफ, कि एलजे क्लार्क शंकर शाह की पूरी रणनीति जानना चाहता था। शंकर शाह बहुत अच्छी रणनीति बनाते थे, बहुत अच्छे लड़ाका थे। तो एलजे क्लार्क जानना चाहता था, वो सोच रहा था कि भाई शंकर शाह की रणनीति को तो मैं हरा नहीं पाऊंगा बिना उसको जाने। तो उसने अपना एक जासूस भेज दिया, भगत सिंह। कौन से महल में? गढ़पुरबा महल में भेज दिया। और ये जो भगत सिंह गया, ये साधु के वेश में गया था। किसका रूप लेके गया था? साधुओं का रूप लेके गया था, मॉन्क का रूप लेके गया था। और शंकर शाह तो साधुओं को वैसे ही बहुत इज्जत देते थे, है ना। तो उन्होंने भगत सिंह, जो कि एक साधु के वेश में था, तो बहुत अच्छी तरीके से उसका आदर सत्कार किया। और इतना अच्छे से भगत सिंह को अपने महल में रखा। भाई शंकर शाह को क्या पता था कि ये तो एलजे क्लार्क का खुफिया जासूस है। खूब अच्छे से रखा साधु मान के। लेकिन शंकर शाह ने यहाँ पर क्या कर दी? एक गलती कर दी। शंकर शाह ने जो भी रणनीति बनाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो पूरी रणनीति की जानकारी किसको दे दी? भगत सिंह को दे दी। समझ में आ रही है बात? बस यहाँ पे काम खराब हो गया, पूरी जानकारी मिल गई। एक और गद्दार था, एक और गद्दार था, जिसका नाम था खुशाल चंद्र। क्या नाम था? जिसका नाम था खुशाल चंद्र। ये एक और गद्दार था। ये भी अंग्रेजों को जाके पूरी जानकारी देता था शंकर शाह के बारे में। तो एक तो भगत सिंह हो गया जो साधु के वेश में महल के अंदर बैठा है, और एक ये खुशाल चंद्र हो गया। इससे क्या है कि पूरी जानकारी मिल गई। समझ में आ रही? पूरी जानकारी मिल गई अंग्रेजों को कि शंकर शाह क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बस शंकर शाह, जो कि गोंडवाना के राजा थे, बस उनको हरा दिया। जब पूरी आपकी प्लान की जानकारी अंग्रेजों को पहले ही पड़ चुकी है, तो उसके लिए तो प्रिपेयर है वो, है ना। और फिर शंकर शाह और इनके जो बेटे थे रघुनाथ शाह, इनको तोप, जो कैनन होता है, तोप के मुंह के सामने बांध दिया, जैसे मंगल पांडे को किया था ना। तोप के मुंह के सामने, मंगल पांडे तो खैर तोप के मुंह के सामने जाके खड़े हो गए थे, उनको तो एक्चुअल में फांसी दी गई थी। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह के सामने जाके जो है बांध दिया इन्होंने। और बस फिर वहीं पर जो है उनकी डेथ हो गई।
18 सितंबर 1857 में उनकी जो है डेथ हो गई। तो इस चीज को याद रखिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दोनों ही गोंड सोसाइटी में याद रखे जाते हैं आज तक। तो ये इनकी कहानी थी, है कि नहीं बढ़िया। आगे चलते हैं संग्राम शाह। अब ये संग्राम शाह तो काफी जो है पुराने वक्त के हैं, है ना। ये क्या है, ये काफी पुराने वक्त के हैं। संग्राम शाह की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों मैं बात करता हूं 1482 से लेके 1532 के बीच में। जो गोंड वंश था, जो गोंड डायनेस्टी थी, उसके 48वें शासक थे, 48th रूलर थे, नाम क्या था, संग्राम शाह। दोस्तों आपसे एग्जाम में संग्राम शाह का ओरिजिनल नेम पूछ सकते हैं, इनका मूल नाम पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर है अमनदास। संग्राम शाह के जो ओरिजिनल नेम था, जो मूल नाम था, वो था अमनदास। ओके, जब इन्होंने टोटल 52 किलों को जब इन्होंने टोटल 52 किलों को अपने अंदर शामिल कर लिया, उन पे जीत हासिल कर ली, तब इन्होंने अपने आप को खुद को टाइटल दिया संग्राम शाह। समझ में आ रही। ओरिजिनल नेम क्या था, अमनदास। गोंड वंश के कौन से रूलर थे, 48वें। कितने किलों पर राज करने के बाद, शामिल करने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह नाम दिया, टोटल 52 किलों को अपने अंदर शामिल करने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह का नाम दिया। आगे बात करते हैं तांत्या भील की। ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। इनको भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन दिमाग में डाल, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड किसको कहते हैं, तो इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है दोस्तों तांत्या भील। इतना कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। तांत्या भील को भारत का रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। तांत्या भील का जो जन्म हुआ था वो 1842 में हुआ था। वेस्ट निमार की बात है, पश्चिम निमाड़ की बात है। एक विरी नाम का गांव था। कौन सा गांव था, एक विरी नाम का गांव था, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, मैं शी हो गया, शी नहीं भाई, ही, ठीक है। जेंडर मत चेंज करो। इनको तांतिया मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांतिया मामा। तांतिया मामा, तांतिया भील, भारत का रॉबिन हुड, ये सब इन्हीं के नाम है। जो भील जनजाति है, जो भील ट्राइब है, वो तांतिया भील को भगवान की तरह पूजते हैं। सोचो इतना इंपॉर्टेंस है इनका भाई। चूंकि ये भील आदिवासी से ही ताल्लुकात रखते थे, भील ट्राइब से ताल्लुकात रखते थे, भील जनजाति से ताल्लुकात रखते थे, और इन्होंने इतना कुछ किया भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, तो भील ट्राइब के लोग इनको आज भी भगवान की तरह, इनकी देवता की तरह जो है पूजा करते हैं। और तांतिया मामा के नाम से भी ये फेमस थे। अब दोस्तों आप लोगों को एक टेक्निक पता होगी युद्ध लड़ने की, जिसको हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति, यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी फौज जंगल से गुजरती है, तो जंगल के अंदर पेड़ों पर ये बैठे रहते हैं, और वहीं से तीर कमान या वहीं से लटक के अपने आप में रस्सी बांध के तलवार से ये लोग जो है काट डालते हैं। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि कहां से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। यही गुरिल्ला वॉरफेयर मराठाओं में भी बहुत देखा गया है। मराठाओं ने भी अप्लाई किया है अंग्रेजों के ऊपर। यही गुरिल्ला वॉरफेयर महाराणा प्रताप ने, जब महाराणा प्रताप अकबर से हार गए थे, तो महाराणा प्रताप ने जब वापस से जंगल में जितनी भी वक्त वो रहे, और उसके बाद जब उन्होंने अकबर पर अटैक किया, तो महाराणा प्रताप ने भी गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ही अकबर को हराया था। और आज के टाइम भी नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं, जो गोरखा रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट के लोग भी ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के जो जंगल हैं वहां पर आर्मी को खासा समस्या जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जो दुश्मन है, जो आतंकवादी हैं, वो भी उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर की कहानी है। और ये तांत्या भील जो है गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत तगड़े वाले एक्सपर्ट थे। आदिवासी लोगों का जननायक कहा जाता है, ट्राइबल लीडर कहा जाता है किसको, तांत्या भील को।
अब मैंने आपको बताया कि जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 का जो स्ट्रगल हुआ, उसमें काफी सारे ट्राइबल पर्सनैलिटीज ने, काफी सारे आदिवासी व्यक्तित्वों ने भाग लिया, लेकिन उन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी दी जाती है वो तांत्या भील को दी जाती है। ओके, तांत्या भील को अरेस्ट कर लिया गया था। अंग्रेजों ने तांत्या भील के ऊपर सेडिशन यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाया था कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी। ठीक है भाई, हर एक कोई कर रहा था। और इनको फांसी दे दी गई थी 4 दिसंबर 1889। समझ में आई यहां तक बात? 4 दिसंबर 1889 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। अंग्रेज लोग भी तांत्या भील से बहुत डरते थे और कहते थे कि तांत्या भील तो भारत के रॉबिन हुड हैं। जैसे सलमान खान अपने को कहते हैं ना, हम यहाँ के रॉबिन हुड पांडे हैं, तो वैसे ही तांत्या भील को अंग्रेज लोग क्या कहते थे, भाई ये तो इंडिया के रॉबिन हुड। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो एमपी की गवर्नमेंट है, वो जननायक तांत्या भील सम्मान भी देती है। कौन सा सम्मान देती है? जननायक तांत्या भील सम्मान। किसको देती है? अब चूंकि तांत्या भील ट्राइबल आदिवासी सेक्टर से, क्षेत्र से हैं, तो जो भी आदिवासी युवा, जो भी ट्राइबल यूथ या तो पढ़ाई में अच्छा करता है या तो खेलकूद में अच्छा करता है, उसको मध्य प्रदेश की सरकार जननायक तांत्या भील सम्मान देती। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि जननायक तांत्या भील सम्मान इनमें से किस चीज के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन आ जाए सिंगिंग, उसमें ऑप्शन आ जाए एजुकेशन, उसमें ऑप्शन आ जाए स्पोर्ट्स, उसमें ऑप्शन आ जाए लिटरेचर साहित्य, ठीक है, और फिर कोड में दे दिया जाए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 एंड 3 या ऑल ऑफ द अबव, तो हम जानते हैं ओनली 2 एंड 3। समझ रहे हैं? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जननायक तांत्या भील जो सम्मान है, इस सम्मान के तहत कितनी धनराशि, कितना प्राइज मनी दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो 1 लाख रुपए प्राइज मनी दिया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जननायक तांत्या भील सम्मान के अंडर 1 लाख रुपए का प्राइज जो है दिया जाता है। अगली बात करते हैं वीरसा गोंड की। इसकी बात करते हैं, वीरसा गोंड की बात करते हैं। अब ये जो वीरसा गोंड हैं, ये भी बहुत शानदार तरीके से इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी, बहुत अच्छी तरीके से। और ये कौन से जगह से ताल्लुकात रखते थे? ये नर्मदा घाटी क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे, नर्मदा वैली रीजन से ये ताल्लुकात रखते थे। एक बात आपको ये दिमाग में रहनी चाहिए, नर्मदा घाटी क्षेत्र से इनका जो है ताल्लुकात था। 19 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1942 में वीरसा गोंड ने अदर रिवॉल्यूशनरीज के साथ, यानी कि अन्य क्रांतिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया। क्या कर दिया? रेलवे स्टेशन पर क्या कर दिया? धावा बोल दिया, आंदोलन कर दिया, कैसे भी आप जो है उसको कह सकते हो, है ना। कौन सी जगह का जो है रेलवे स्टेशन था? घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन था? घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन। पूछ सकता है आपसे कि वीरसा गोंड ने जो आंदोलन छेड़ा, जो रिवॉल्यूशन किया, वो कौन से रेलवे स्टेशन पे किया? तो घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन। कौन से जिले में आता है? बैतूल जिले में आता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। अंग्रेजों ने चेतावनी देने के लिए गोली चलाई और इसी गोलीबारी में वीरसा गोंड की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? कैसे भी लिख सकते हो अंग्रेजी में, आप ऐसे भी लिख सकते हो वीरसा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से क्षेत्र से वीरसा गोंड, कौन से एरिया से, कौन से रीजन से वीरसा गोंड ताल्लुकात रखते थे? तो भाई ये नर्मदा घाटी से ताल्लुकात रखते थे, नर्मदा वैली से ताल्लुकात रखते थे। कौन से रेलवे स्टेशन पर इन्होंने आंदोलन कर दिया था? तो घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन था। कौन सा जिला लगता है? तो बैतूल जिला लगता है। आगे आ जाते हैं जंगगढ़ सिंह श्याम। कहां पर? जंगगढ़ सिंह श्याम। जंगगढ़ सिंह श्याम का जो जन्म है वो 1962 में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? 1962 में हुआ था, पाटनगढ़, जो कि डिंडोरी जिले में आता है। ये सब पहले गांव हुआ करते थे, उस टाइम तो शहर वहर कहाँ ही होते थे। तो डिंडोरी जिले का एक गांव जिसका नाम है पाटनगढ़, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन जिले के हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है, कि जंगगढ़ सिंह श्याम कौन से जिले से इनका ताल्लुकात था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, तो ये डिंडोरी जिले में पैदा हुए। ही बिलोंग्ड टू प्रधान गोंड, अ सब कास्ट ऑफ द गोंड ट्राइब। जैसे मैंने अभी आपको पीछे शंकर शाह पढ़ाया था सबसे पहले, तो शंकर शाह भी गोंड शासक थे, गोंड रूलर थे, है ना। सेम तरीके से जो मैंने अभी आपको ट्राइब्स भी पढ़ाई थी, इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? ट्राइब्स पढ़ाई थी। तो मैंने ट्राइब्स के अंदर आपको पढ़ाया था कि जो गोंड होती है, जो गोंड जनजाति है, उसके अंदर बाकी दूसरी उपजातियां भी आती हैं, दूसरी सबकास्ट भी आती हैं। तो गोंड के अंदर ही एक सबकास्ट है जिसका नाम है प्रधान गोंड। तो ये प्रधान गोंड से ताल्लुकात रखते थे जंगगढ़ सिंह श्याम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा? ये एक पेंटर थे, सभी बात समझ में आई? ये कौन थे? ये एक पेंटर थे। इन्होंने कोई लड़ाई वगैरह नहीं करी, इन्होंने कोई जंग वगैरह नहीं करी, क्योंकि ये तो आजादी के बाद पैदा हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी ट्राइबल पर्सनैलिटी हैं, जितने भी आदिवासी व्यक्तित्व हैं, वो सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो आजादी के बाद भी आए हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। तो जंगगढ़ सिंह श्याम ये कौन थे? ये एक क्रांतिकारी थे, ये एक सिंगर थे, ये एक डांसर थे, ये एक पेंटर थे। क्या थे? तो भाई ये एक पेंटर थे, है ना। He used paper and canvas for the first time in गोंड पेंटिंग। जो गोंड चित्रकला है, जो गोंड पेंटिंग है, उसमें सबसे पहली बार कागज के ऊपर पेंटिंग करना। पेंटिंग तो अलग अलग जगहों पे होती है, मिट्टी के मटकों पर भी हो जाती है, दीवारों पर भी हो जाती है, लेकिन ये कागज का इस्तेमाल करने वाले पहले पेंटर थे जिन्होंने गोंड चित्रकला में, गोंड पेंटिंग में ये कारनामा करके दिखाया था, ठीक है। दिस न्यू यूज इन गोंड पेंटिंग वॉज कॉल्ड जंगगढ़ कला। क्या कहा गया? कि ये जो स्टाइल इन्होंने अपनाई थी गोंड पेंटिंग के अंदर, गोंड चित्रकला के अंदर, जंगगढ़ सिंह श्याम ने जो पेपर का इस्तेमाल करके पेंटिंग करना शुरू किया था, तो इस पूरी नई टेक्निक को, इस पूरी नई पेपर वाली पेंटिंग को क्या नाम दे दिया गया? इन्हीं के नाम पे दे दिया गया, जंगगढ़ कलाम। समझ में आई बात? इतना क्लियर हो गया? तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जंगगढ़ कलाम नाम की जो पेंटिंग है, इसको किसने बनाया है? तो इसको जंगगढ़ सिंह श्याम ने बनाया है, सीधी सी बात। किसने बनाया है? जंगगढ़ सिंह श्याम ने बनाया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कर पाएंगे? जंगगढ़ सिंह श्याम, जंगगढ़ कलाम इन्होंने जो है बनाया है। ये बेसिकली कागज के ऊपर होने वाली पेंटिंग है। ये एक पेंटर थे, डिंडोरी जिले से ताल्लुकात रखते थे। एक गोंड सबकास्ट होती है, एक गोंड उपजाति होती है जिसका नाम है प्रधान गोंड, वहां से ये ताल्लुकात रखते थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो जंगगढ़ सिंह श्याम है, ये अपनी पेंटिंग के अंदर किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे? तो दोस्तों ये गोंड देवी देवताओं को अपनी पेंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, सबसे ज्यादा महत्व देते थे। भाई कोई पेंटर होता है जो जानवरों के ऊपर पेंटिंग करता है, कोई पेंटर होता है जो नेचर, एनवायरनमेंट, प्रकृति के ऊपर पेंटिंग करता है, कोई पेंटर होता है जो मतलब इमेजिन करी हुई चीजों के ऊपर पेंटिंग करता है। तो हर एक पेंटर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है पेंटिंग के अंदर। तो जो जंगगढ़ सिंह श्याम जी थे, ये एक बहुत ही शानदार पेंटर, और इनकी पेंटिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस मिलती थी, जो महत्व मिलता था, वो किसको मिलता था? गोंड देवी देवताओं को मिलता था। जंगगढ़ सिंह श्याम को
एक सम्मान दिया गया जिसका नाम था शिखर सम्मान, और ये कब दिया गया? 1986 में दिया। जंगगढ़ सिंह श्याम को एक सम्मान दिया गया जिसका नाम क्या था? शिखर सम्मान। कब दिया गया? 1986 में। जंगगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु कब हुई? 2001 में हुई। और दोस्तों इनकी मृत्यु हिंदुस्तान में नहीं हुई, इनकी मृत्यु मिथिला म्यूजियम, मिथिला संग्रहालय जापान में हुई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जंगगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु इनमें से कहां पर हुई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में नहीं हुई, जापान में हुई है, मिथिला म्यूजियम में हुई है, मिथिला संग्रहालय में हुई है। कब हुई है? 2001 में। कौन सा सम्मान इनको मिला हुआ है? शिखर सम्मान इनको मिला हुआ है। इनकी पेंटिंग का नाम जंगगढ़ का नाम। शिखर सम्मान कब मिला है? 1986 में मिला है। मृत्यु कब हुई है? 2001 में हुई है। कहाँ हुई है? जापान में हुई। बस कहानी खत्म। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं आपसे यहाँ पर दलपत शाह की। दलपत शाह का जन्म कहाँ हुआ? दलपत शाह का जन्म गढ़ मांडला में हुआ। दलपत शाह के पिता का नाम क्या था? दलपत शाह के पिता का नाम था संग्राम शाह। क्या नाम था? दलपत शाह के पिता का नाम क्या था दोस्तों? संग्राम शाह। ठीक है, ये वही गढ़ मांडला है जहां के शंकर शाह थे। क्लियर है? दलपत शाह और संग्राम शाह की चर्चा मैं दोस्तों अभी कर चुका हूं। इधर ये कहाँ गए संग्राम शाह? ये दिख रहे हैं? ये संग्राम शाह पिताजी किसके? दलपत शाह के। जिन संग्राम शाह का मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा करी है, इन्हीं संग्राम शाह के बेटे का नाम क्या था? इन्हीं संग्राम शाह के बेटे का नाम था दोस्तों दलपत शाह। है ना, लिखा हुआ है ना कि संग्राम शाह इनके पिताजी थे। तो संग्राम शाह के बेटे कौन? दलपत शाह। और शंकर शाह के बेटे कौन? रघुनाथ शाह। है ना, ये शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ये बाद में आए हैं। संग्राम शाह और इनके बेटे दलपत शाह ये लोग पहले के हैं। जो हम गोंड रानी दुर्गावती की चर्चा करते हैं ना, दुर्गावती की चर्चा, दुर्गावती बेसिकली क्या थी? दुर्गावती बेसिकली एक राजपूत थी। ये जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ना, प्रिंसेस दुर्गावती, ये दुर्गावती, ये वही दुर्गावती हैं जिन्होंने विद्रोह किया था। अब ये जो दुर्गावती हैं, दुर्गावती बेसिकली कौन थी? दुर्गावती बेसिकली एक राजपूत थी। मैं इनकी कहानी आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको ये मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाई थी मध्य प्रदेश की यूनिट 1 के अंदर ही, तब मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। दलपत शाह के साथ इनकी शादी हुई थी, लव मैरिज थी। तो दलपत शाह गढ़ मांडला के थे, मतलब वही गढ़ मांडला कह लो, जबलपुर कह लो, वो सब क्या है? पूरा गोंडवाना क्षेत्र है। और गोंडवाना क्षेत्र में, गोंडवाना रीजन में रहने वाले लोगों को गोंड रूलर कहते थे, गोंड शासक कहते थे। है ना, तो दलपत शाह की शादी किसके साथ हुई थी ये आपको याद रखना है। तो ये रानी दुर्गावती के साथ हुई थी। जब दलपत शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रानी दुर्गावती ने पूरा गोंड साम्राज्य संभाला। समझ में आ रही है बात? तो ये कहानी है। पहले संग्राम शाह संभाला करते थे, फिर दलपत शाह संभाला करते थे, फिर दलपत शाह की धर्मपत्नी रानी दुर्गावती संभाला करती थी। लीजिए, रानी दुर्गावती की चर्चा हो गई। ठीक है, अब ये रानी दुर्गावती कौन सी हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना पीछे, शंकर शाह। शंकर शाह कौन थे? इनके वंशज थे, क्योंकि शंकर शाह तो बाद में आए हैं। समझ में आ रही है कहानी? शंकर शाह कब आए हैं? शंकर शाह कब आए हैं? शंकर शाह बाद में आए हैं। ये तो 1783 में इनका जन्म हुआ था। और मैंने पीछे ही आपको पढ़ा दिया कि महारानी दुर्गावती ने जो है, महारानी दुर्गावती के वंशज थे। वंशज का मतलब क्या होता है कि महारानी दुर्गावती पहले थी, तो महारानी दुर्गावती के बाद शंकर शाह है, काफी सालों बाद। है ना, शंकर शाह ने 1857 में विद्रोह किया था महाकौशल एरिया से। और रानी दुर्गावती कब की हैं? रानी दुर्गावती तब की हैं जब
अंग्रेज लोगों की पूरी तरीके से एंट्री भी नहीं हो पाई थी, ना के बराबर ही थी। उस टाइम पर मुगल हुआ करते थे। तो महारानी दुर्गावती ने अपने गोंडवाना वाले इलाके से मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। मुगल फिर निपट गए और उसके काफी सालों बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों के खिलाफ महारानी दुर्गावती के जो आगे आने वाले वंशज थे शंकर शाह, उन्होंने छेड़ी थी। समझ में आ रही है ना कहानी, कनेक्शन समझ में आ रहा है? ये कनेक्शन चल रहा है अभी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ते बैठे हम लोग संग्राम शाह के बारे में हमने देखा, फिर संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह के बारे में हमने देखा, फिर दलपत शाह की लव मैरिज हुई थी एक राजपूतानी से जिनका नाम था दुर्गावती। तो दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ जो है बगावत करी, जंग छेड़ी। और फिर रानी दुर्गावती के काफी सालों बाद फिर शंकर शाह, इनके वंशज ही आए, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी। कौन से एरिया से? महाकौशल एरिया से। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ये पूरा इनकी वंशावली है, इनका फैमिली ट्री है। तो आप इसको आई होप कि अब बहुत क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रानी दुर्गावती हैं ये किसकी वाइफ थी? ये एक गोंड रूलर, गोंड शासक दलपत शाह की वाइफ थी। यही तो हमने पढ़ा है, कुछ क्या अलग पढ़ा है। जब दलपत शाह की मृत्यु हो गई तो रानी दुर्गावती ने 16 साल राज किया था, सोचो 16 साल। और देखो यहाँ पे लिखा है ना, मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते ये शहीद हो गई थी 24 जून 1564 में। समझ में आ रही है कहानी? क्लियर है? तो रानी दुर्गावती दलपत शाह की धर्मपत्नी, दलपत शाह की मृत्यु के बाद 16 साल तक रानी दुर्गावती ने साम्राज्य संभाला। रानी दुर्गावती शहीद हो गई मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते 24 जून 1564। आगे बात कर लेते हैं धीर सिंह की। धीर सिंह भी 1857 के जो विद्रोह था उसमें जो है ये शामिल थे। अब चूंकि ये रीवा के थे तो रीवा में ज्यादातर बघेल लोग रहते हैं, है ना? तो धीर सिंह बघेल, धीर सिंह बघेल है, बघेलखंड समझ लो। और बघेलखंड का ही पार्ट कौन है? बघेलखंड का ही पार्ट रीवा है। तो आप तो इनके नाम से ही इनकी जगह का पता लगा सकते हो, धीर सिंह बघेल, बघेल से बघेलखंड, बघेलखंड से रीवा। तो इन्होंने रीवा से विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ। इनका जन्म वैसे तो 1820 में हुआ था, रीवा में ही हुआ था। रीवा का एक गांव था कच्छिया टोला, रीवा का एक गांव था कच्छिया टोला गांव, तो उसमें ही जो है इनका जन्म हुआ था 1820 में। बेसिकली याद क्या रखना है कि इन्होंने कहां से रिवॉल्ट किया था, कहां से विद्रोह किया था? तो इन्होंने रीवा से विद्रोह किया था। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं रानी झलकारी बाई की। किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं रानी झलकारी बाई की। रानी झलकारी बाई का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो कोरी समाज में हुआ था, कोरी समाज। ठीक है, मतलब बेसिकली झांसी के पास का ही एक गांव था भोजला गांव। झांसी के पास ही एक भोजला गांव था, उस भोजला गांव के कोरी समाज में जो है इनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1830 की बात है। ठीक है, झलकारी बाई। अब बाई ये वर्ड हमको देखने को सुनने को मिलता है और हम लोग बहुत फैन भी हैं इनके। इनका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, तो महारानी लक्ष्मीबाई की असिस्टेंट थी। कौन थी? सहायक थी। इनका नाम क्या था? झलकारी बाई। ठीक है, जो कैप्टन ह्यूरोस थे उन्होंने जो है झलकारी बाई को अरेस्ट किया था। किसकी मदद से? पीर अली की मदद से और दुल्हाजू की मदद से। लेकिन झलकारी बाई जो है वो भाग निकली थी अंग्रेजों के चंगुल से। लेकिन 1857 में इन्होंने खुद से ही जो है अपनी मृत्यु को अपने गले लगाया और खुद से ही अपने हाथों से ही ये शहीद हुई। इन्होंने अपने पेट में खंजर घोंप लिया था क्योंकि अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना चाहती थी। झलकारी बाई की जो समाधि है वो कहां पर है? वो ग्वालियर में ही है। ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बना दी है बिल्कुल वैसे ही रानी झलकारी बाई की भी बना दी है। दोनों की ग्वालियर के अंदर में बना दी। ओके,
तो रानी झलकारी बाई किसकी असिस्टेंट थी, किसकी सहायक थी, महारानी लक्ष्मीबाई की। इनका भी जन्म झांसी में ही हुआ था। इनको कौन से अंग्रेजी कैप्टन ने पकड़ा था, ह्यूरोज ने पकड़ा था। इनकी मृत्यु 1857 में ही हुई, 4 अप्रैल 1857 में हुई। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर बनी हुई है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में बनी हुई है, तो ये भी दोस्तों लक्ष्मीबाई की तरह इनकी भी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, ग्वालियर में बनी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रानी अवंतीबाई की। रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। ओके, ठीक है। रानी अवंतीबाई का जन्म एक लोधी राजपूत डायनेस्टी में हुआ था। दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये जो है लोधी वो वाले लोधी हैं, मुगल वाले। ये मुगल वाले लोधी नहीं है, मुगल वाले लोधी तो बहुत पुराने हैं, ये तो 1831 की हैं। तो कुछ राजपूत वंश ऐसे थे जो अपने नाम के आगे लोधी लिखा करते थे। इसका सही कारण तो नहीं पता कि ऐसा क्या कारण था, लेकिन ये उन्हीं में से एक है। तो थी वैसे राजपूत ही। तो लोधी राजपूत डायनेस्टी में जो है इनका जन्म हुआ, लोधी राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ। 16 अगस्त 1831 में जो है इनका जन्म हुआ। कौन से गांव में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ मनखेड़ी गांव में, जो कि कौन से जिले में आता है, जो कि दोस्तों सिवनी जिले में आता है। ठीक है, 17 साल की उम्र में रानी अवंतीबाई का विवाह हुआ। किनके साथ हुआ, राजा विक्रम आदित्य। किसके साथ, राजा विक्रम आदित्य के साथ जो है इनका विवाह हुआ। राजा विक्रम आदित्य कहाँ के थे, मंडला, द प्रिंसली स्टेट ऑफ रामगढ़। रामगढ़ आज के टाइम पर कहां पर आता है, रामगढ़ आज के टाइम पर डिंडोरी में आता है। कहां पर आता है, रामगढ़ आज के टाइम पे डिंडोरी में आता है। तो जो रामगढ़ रियासत थी, जो रामगढ़ रियासत थी, रामगढ़ रियासत का जो मंडला भाग था उसके राजा विक्रमादित्य। ठीक है, रामगढ़ आज के टाइम पे कहां पर आता है, डिंडोरी में आता है। तो रामगढ़ रियासत के राजा विक्रमादित्य का जो शादी हुई वो किसके साथ हुई, रानी अवंतीबाई के साथ हुई। ठीक है, रामगढ़ आज के टाइम पर कहां पर है, रामगढ़ आज के टाइम पर है डिंडोरी में। तो आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो कि रानी अवंतीबाई की शादी कहां पर हुई, डिंडोरी में जो है इनकी शादी हुई। जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो रानी अवंतीबाई ने पूरा राज्य संभाल लिया। ठीक है, इन द फॉरेस्ट ऑफ देवारगढ़ देयर वॉज अ वॉर बिटवीन रानी अवंतीबाई एंड द ब्रिटिश। जो दियागढ़ का जो जंगल था वहां पर रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच में जंग हुई। और इस जंग में जो है रानी अवंतीबाई ने भी बिल्कुल झलकारी बाई की तरह खुद को अपनी ही तलवार से, है ना, जो है इन्होंने मार लिया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनकी जो मृत्यु है वो अंग्रेजों के हाथों हो। बिल्कुल सेम रानी झलकारी बाई की तरह इन्होंने भी अपने आप को खुद की ही तलवार से जो है मार लिया और तब ये शहीद हो गई। ये पहली फीमेल वॉरियर थी जो 1857 की क्रांति में शहीद हुई थी। ये बात दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन सी फीमेल वॉरियर थी, वो कौन सी प्रथम महिला वीरांगना थी जिनकी 1857 के रिवोल्ट में 1857 की क्रांति में जो शहीद हुई थी, तो वो थी रानी अवंतीबाई। ठीक है, सबसे पहले रानी अवंतीबाई शहीद हुई थी 1857 में महिलाओं की कैटेगरी में। ये बात याद रखनी है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे ब्लू कलर से इसको मेंशन किया हुआ है। ओके, तो रानी अवंतीबाई का जन्म कहां पर हुआ, रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ सिवनी जिले में। रानी अवंतीबाई का जन्म कहां पर हुआ, सिवनी जिले में। और इनकी शादी कहां पर हुई, इनकी शादी हुई डिंडोरी में। ठीक है, और इनकी जो समाधि बनी हुई है, समाधि भी कहां पर बनी हुई है, समाधि भी डिंडोरी में बनी हुई है।
तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि रानी अवंतीबाई का जन्म स्थल कौन सा है, तो वो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है। रानी अवंतीबाई की शादी कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो वो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में हुई। किसके साथ हुई, राजा विक्रमादित्य के साथ हुई। 1857 की क्रांति में, 1857 के रिवोल्ट में महिलाओं में सबसे पहले शहीद कौन हुआ, रानी अवंतीबाई हुई। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर है, डिंडोरी में। झलकारी बाई की समाधि कहां पर है, ग्वालियर। अगले पर चलते हैं, ये है सरदार गंजन सिंह कोरकू। कौन है, सरदार गंजन सिंह कोरकू। सरदार गंजन सिंह कोरकू का जन्म छतरपुर के गांव में हुआ था, छतरपुर विलेज में हुआ था, जो कि कहां पर है, जो कि घोड़ा डोंगरी में है। घोड़ा डोंगरी, और घोड़ा डोंगरी कहां पर आता है, ये बैतूल जिले में आता है। ये आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि घोड़ा डोंगरी कौन से जिले का हिस्सा है, तो ये बैतूल जिले का हिस्सा है। ठीक है जी हाँ। महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में, ये काफी लेटेस्ट है, 1930 में महात्मा गांधी जी के कहने पर जो गंजन सिंह कोरकू हैं, उन्होंने सभी आदिवासियों को घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में शामिल किया। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह करते थे, सत्य के रास्ते पर चलना अंग्रेजों के खिलाफ। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर ही गंजन सिंह कोरकू ने भी, क्योंकि भाई महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं में से एक गंजन सिंह कोरकू भी थे। तो गंजन सिंह कोरकू जो कि घोड़ा डोंगरी जो है घोड़ा डोंगरी वाले इलाके के थे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के थे, तो इन्होंने अपने ही इलाकों से जितने भी जो है आदिवासी लोग थे, उन सभी को मिला के, उन सभी को इकट्ठा करके घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह इन्होंने किया। ठीक है, इस जंगल सत्याग्रह को किसके नाम से जाना गया, इस जंगल सत्याग्रह को दुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। ये जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, इस सत्याग्रह को दूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया। 1963 में गंजन सिंह कोरकू की जो है मृत्यु हो गई। चलो अब बात करते हैं भीमा नायक। दोस्तों, भीमा नायक की बात करने से पहले, भीमा नायक के बारे में बात करने से पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं तांत्या भील की। तांत्या भील के बारे में हम लोगों ने देखा था कि तांत्या भील इंडिया के रॉबिन हुड कहे जाते हैं, भारत के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। तो इनके सामने तो हम लोग लिख देते हैं कि ये इंडिया के रॉबिन, इंडिया के रॉबिन। लेकिन जो भीमा नायक हैं, भीमा नायक को कहाँ का रॉबिन हुड कहा जाता है, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो, भीम और निमाड़ का नीम। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भीमा में भीम है और निमाड़ में नीम है, भीमा नीमा, भीमा नीमा। तो भीमा नायक कहाँ के हो गए, नीम, यानी कि निमाड़ के रॉबिन हुड। और जो बच गए तांत्या भील, वो कहाँ के हो गए, वो इंडिया के रॉबिन हुड हो गए। तो इससे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। भीम नीम, भीमा नीम, यानी कि निमाड़ के रॉबिन हुड, अंग्रेजों ने इनको कहा। ठीक है, अब ये कौन सी ट्राइब से, कौन सी जनजाति से ताल्लुकात रखते थे, ये भील जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। इन्होंने 1857 में सेंधवा के इलाके से, सेंधवा क्षेत्र से, सेंधवा एरिया से, जो कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहां से जो है इन्होंने अपना स्वतंत्रता आंदोलन, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को जो है इन्होंने शुरू किया। भीमा नायक का जन्म 1840 में ही हुआ था। अब चूंकि इन्होंने बड़वानी जिले से ही अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू किया था, इनका जन्म भी बड़वानी जिले में ही हुआ था। ठीक है, बड़वानी जिले में ही किनका जन्म हुआ था, भीमा नायक का जन्म हुआ था। बड़वानी जिले में एक गांव है जिसका नाम है पंचमोहली, तो पंचमोहली गांव में भीमा नायक का जन्म हुआ, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो बड़वानी जिला ही है। ठीक है, उस वक्त
पश्चिम निमाड़ की रियासत के अंदर में आया करता था। देखो ये जो आप आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हो, ये उस वक्त थोड़ी ना थे डिस्ट्रिक्ट इन लोगों के टाइम पर। ये तो जब मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है जब इनका, तब ये बने हैं सब जिले वगैरह। तो उस वक्त थोड़ी ना 1857 में कहाँ ये सब जिले थे। उस समय तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उस समय रियासतें हुआ करती थी। तो इसीलिए आपको अलग अलग जगह नोट्स में देखने को मिलेगा कि भाई ये फलाना जो जिला है ये इस रियासत का हिस्सा था। समझ में आ रही है बात? तो उस वक्त रियासत थी, लेकिन आज के टाइम पे तो जिला है। तो इसीलिए हमको आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट याद रखना पड़ता है कि भीमा नायक कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, तो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद भीमा नायक ने बैटल ऑफ अंबा पानी के युद्ध में भीमा नायक की बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से युद्ध का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, बैटल ऑफ अंबा पानी का युद्ध। अंबा पानी के युद्ध से कौन से आदिवासी व्यक्तित्व का ताल्लुकात है? विच ट्राइबल पर्सनैलिटी इज रिलेटेड विद द बैटल ऑफ अंबा पानी? तो सीधा सा आंसर है भीमा नायक। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अंग्रेजों ने अपने मुखबिरों से, अपने इन्फॉर्मर के जरिए, अंग्रेज हमेशा यही तो करते थे, चाल चलूके से जो है पकड़ते थे। उन्होंने भीमा नायक को पकड़ लिया सतपुड़ा के जंगल से। कब पकड़ा? 1868 में। काफी टाइम लग गया भाई, लगभग 1857 में जो है इन्होंने विद्रोह किया और 1868 में, आने के लगभग 11 साल बाद ये पकड़े गए, सतपुड़ा के जंगल से ही पकड़े गए और इनको काला पानी की सजा करने भेज दिया गया। ठीक है, क्या भेज दिया गया? इनको काला पानी की सजा करने भेज दिया गया अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की काला पानी की सजा बहुत खतरनाक हुआ करती थी। ठीक है ना, वो तो समंदर के रंग को देख के उसको काला पानी जो है इस तरीके से बोल दिया जाता है। और दूसरी जो काला पानी की सजा मुश्किल थी, वो पता है क्यों थी? वो इसलिए थी कि समंदर के बीचों बीच जाके जेल बनी हुई है, तो आप भागोगे कहां से? मेन बात ये थी कि आप भाग भी निकले तो भागोगे कैसे? काला पानी की जो सजा थी अंडमान निकोबार के अंदर जो दी जाती थी, वो दे दी गई किसको? भीमा नायक। भीमा नायक को फिर फांसी भी दे दी गई 8 साल बाद 1876 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काला पानी की सजा कौन से आदिवासी व्यक्तित्व को, कौन सी ट्राइबल पर्सनैलिटी को दी गई थी? तो भीमा नायक को दी गई थी। अंबा पानी के युद्ध से कौन कनेक्टेड है? भीमा नायक कनेक्टेड है। भीमा नायक जी को कौन से जंगलों से पकड़ा गया था? सतपुड़ा के जंगल से पकड़ा गया था। भीमा नीमा, यानी कि भीमा नायक किसके रॉबिन हुड हैं? नीमा के, यानी कि निमाड़ के। याद रखना। भीमा नायक की जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? बड़वानी जिले में, क्योंकि बड़वानी जिले के ही थे। ये तो बार बार आ ही रहा है आपके सामने नाम, बड़वानी जिला, बड़वानी जिले के ही थे और इसीलिए जो इनकी समाधि बनी हुई है वो बड़वानी जिले के अंदर में बनी हुई है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं खाज्या नायक की। इसकी बात कर लेते हैं, खाज्या नायक की बात कर लेते हैं। खाज्या नायक भी कौन सी जनजाति से, कौन सी ट्राइब से ताल्लुकात रखते थे? तो ये भी आपके भील ट्राइब से ताल्लुकात रखते थे। इनका जन्म सांगली गांव में हुआ था। इनका जन्म सांगली गांव में हुआ था, जो कि निमाड़ क्षेत्र का हिस्सा है, निमाड़ रीजन का हिस्सा है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था गमान नायक। इनका नाम है खाज्या नायक, इनके पिताजी का नाम था गमान नायक। गमान नायक जो इनके पिताजी थे वो अंग्रेजों के लिए चौकीदार का काम करते थे, वॉचमैन का। ठीक है, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो खाज्या नायक को फिर चौकीदार बना दिया गया। खाज्या नायक को क्या बना दिया गया? चौकीदार बना दिया गया। भील प्लाटून का चौकीदार बना दिया गया। अंग्रेजों ने अपने अपने हिस्से बांट रखे थे, तो भील प्लाटून का
खाज्या नायक को चौकीदार बना दिया, क्योंकि इनके जो पिताजी थे गमान नायक, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी चौकीदारी वाला काम करते थे। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स इन प्रिजन, इनको 10 साल के लिए जो है सजा सुना दी गई, जेल भेज दिया गया, है ना, फॉर किलिंग अ क्रिमिनल, क्योंकि इन्होंने एक अपराधी को अपनी, जब ये अपनी वॉचमैन वाली चौकीदारी वाली नौकरी करते थे, तो उस वक्त इन्होंने एक अपराधी को जान से मार दिया था। लेकिन इनके अच्छे बर्ताव के चलते इनको 5 साल के अंदर रिहा कर दिया गया। ये थी इनकी कहानी कि ये कैसे जेल तक पहुंचे और जेल से रिहा हुए। समझ में आ गया? कौन सी ट्राइब के थे? भील के। पिताजी का नाम गमान नायक। पिताजी कौन? वॉचमैन। पिताजी की मृत्यु के बाद ये कौन? वॉचमैन। अपराधी को मारने के चलते 10 साल की सजा, लेकिन अच्छे बर्ताव के चलते 5 साल में वापस आ गए। अब ये जो खाज्या नायक थे, अब ये भी अंग्रेजों की रग रग से वापस हो चुके थे, वाकिफ हो चुके थे, और इन्होंने भी 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 की जो क्रांति थी, उसमें इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है भाग लिया। अंग्रेजों ने खाज्या नायक के ऊपर 1000 रुपए का इनाम रखा था। सोचो उस टाइम पर 1000 रुपए, आज के टाइम पर तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से करोड़ों में बात पहुंचेगी, क्योंकि तब से लेके अब तक कम से कम 1000 गुना महंगाई तो बढ़ी है, उससे ज्यादा ही बढ़ गई। तो आज के वक्त में कम से कम करोड़ रुपए का इनाम, सोच रहे हो कितने थर थर कांपते होंगे अंग्रेज इनसे। 11 अप्रैल 1858 में कर्नल जेम्स आउट्रम ने बैटल ऑफ अंबापानी में, ये बैटल ऑफ अंबापानी दोस्तों वही है, कौन सी, जिसमें भीमा नायक ने हिस्सा लिया था, लेकिन भीमा नायक की मृत्यु नहीं हुई थी अंबापानी का युद्ध में, याद रखिएगा। ओके, इस बात को याद रखना है। जो बैटल ऑफ अंबापानी था, जो अंबापानी का युद्ध था, उसमें भीमा नायक की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन किसकी उसमें मृत्यु हो गई अंबापानी के बैटल में? तो खाज्या नायक की डेथ हो गई थी अंबापानी के युद्ध में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन हो सकता है घुमा के पूछे, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अंबापानी के युद्ध में इनमें से किसकी मृत्यु हुई। आप लिख दो भीमा नायक। नहीं भाई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई थी। उनकी डेथ तो बहुत बाद में हुई है। अंबापानी के बैटल में खाज्या नायक की हुई थी, लेकिन भीमा नायक और खाज्या नायक ने साथ में पार्टिसिपेट जरूर किया था अंबापानी के युद्ध में। और किसने मारा था इनको? ब्रिटिश कर्नल जेम्स आउट्रम ने जो है इनको मार दिया था। दौलत सिंह, जो कि खाज्या नायक के बेटे थे, वो भी इसी युद्ध में जो है शहीद हुए। 11 अप्रैल को खाज्या नायक मार्टर डे, यानी कि खाज्या नायक शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है। कौन सा दिन है ये? 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को खाज्या नायक मार्शर डे, खाज्या नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्लू कलर में यहां पर हाईलाइट किया हुआ। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है पेमा फत्या की। किसकी? पेमा फत्या। पेमा फत्या, अब ये भी कौन? पेमा फत्या भी एक फेमस पेंटर, ये भी एक प्रसिद्ध चित्रकार। कौन सी ट्राइब के? भील ट्राइब से ताल्लुकात रखते हैं। जन्म कहाँ हुआ है इनका? जन्म हुआ है चंद्रशेखर आजाद नगर, यानी कि भाबरा, जो कि कौन से जिले में आ रहा है? झाबुआ। पेमा फत्या वॉज द बेस्ट पेंटर ऑफ पिथौरा। ठीक है, अब इनकी जो पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग मशहूर है? पिथौरा चित्रकला। अब ये जो पिथौरा चित्रकला है, पिथौरा को पिठोरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। नाम में कोई गलती नहीं है, मैंने इसीलिए यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है। पिथौरा को पिठोरा भी कहते हैं। ठीक, जो पिथौरा पेंटिंग है, पिथौरा पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? पिथौरा पेंटिंग ध्वनि को सुन के बनाई जाती है, आवाज को सुन के, उसको समझ के और फिर पेंट किया जाता है। ये पिथौरा कला होती है। सोचो, आवाज को सुन के पेंटिंग हो रही है। पेमा फत्या को कौन सा सम्मान दिया गया था? शिखर सम्मान दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया गया था। 1986 में दिया गया। 2017 में इनको
तुलसी सम्मान भी मिला, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था। पेमा फत्या की हाल ही में मृत्यु हुई थी पिछले साल 31 मार्च 2020 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इनमें से कौन से ट्राइबल पर्सनैलिटी की डेथ हुई है। तो पेमा फतिया की हुई है 31 मार्च 2020 में। अगले हम बात कर ले, हाँ, इनकी फेमस पेंटिंग का नाम क्या? पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग में कैसे? आवाज को सुन के, ध्वनि को सुन के। अगली बात कर लेते हैं भूरी बाई। भूरी बाई का जन्म कहाँ हुआ? भूरी बाई का जन्म पितौल गांव में हुआ था, झाबुआ के अंदर। ये भी भील ट्राइब से ताल्लुकात रखती हैं। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि भील का कितना बोलबाला है, ठीक है, एमपी के अंदर। भूरी बाई भी कौन सी पेंटिंग में मशहूर है? ये भी पिथौरा पेंटिंग में मशहूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इनको 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया है। तो पेमा फत्या वाली, जो पेमा फत्या जी की मृत्यु हुई, वो भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में पार्टिसिपेट करती है। और जो है, जो भूरी बाई हैं, भूरी बाई को पद्मश्री मिला, कब मिला? 2021 में। तो ये पेज तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। दूसरी बात, आपसे पूछ सकता है कि शिखर सम्मान काय के लिए दिया जाता है? पेंटिंग के लिए दिया जाता है ना? ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पेंटिंग के लिए दे रहे हैं, ठीक है जी, कितना याद रखना। इनको जो है मध्य प्रदेश सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट जो सम्मान है ना, सिर्फ पेंटिंग के लिए नहीं, शिखर सम्मान इनको भी दिया गया। जैसे पद्मश्री मिल रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर शिखर सम्मान भी मिल रहा है। शिखर सम्मान इनको कब मिला था? इनको भी वही 1986 में मिला। देखो भाई, भूरी बाई का शिखर सम्मान 1986 का, पेमा फत्या भी पेंटर, इनका भी 1986 का, ठीक है। और उसके बाद जंगगढ़ सिंह श्याम, इनको भी शिखर सम्मान मिला था, इनको भी 1986 में मिला था, ठीक है। तो आपके लिए चीज आसान है, चाहे जंगगढ़ सिंह श्याम की बात हो, ये भी पेंटर, पेमा फत्या भी पेंटर, भूरी बाई भी पेंटर, और इन तीनों को जो शिखर सम्मान मिला है वो 1986 में मिला है। तो याद रखने में आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ये सरल हो जाएगा, ठीक है। इनको अहिल्या सम्मान भी मिला है भूरी बाई को 1998 में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मश्री, जो कि 2021 में मिला है। यहां से क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छे से। अगली बात कर लेते हैं जमुना देवी की। जमुना देवी का जन्म हुआ है 19 नवंबर 1929। कब हुआ है? जमुना देवी का जन्म हुआ है 19 नवंबर 1929 में। कहां पर हुआ है? सरदारपुर में हुआ है। कौन सा जिला लगता है? धार जिला लगता है। जमुना देवी को बुआ जी के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमुना देवी को बुआ जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जमुना देवी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट विमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की पहली प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, फर्स्ट विमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। कौन? जमुना देवी। किस नाम से भी फेमस हैं? बुआ जी। जन्म कहां पर हुआ? धार जिले। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होती हैं, है ना, जो विपक्ष नेता रहता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उसमें भी पहली महिला, फर्स्ट विमेन लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो आपके विपक्ष की जो नेता है, वो पहली महिला विपक्ष नेता जो है ये बनी थी मध्य प्रदेश की। तो दो टाइटल इनके नाम है, पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पहली महिला लीडर ऑफ अपोजिशन। इनको 2001 में भारत ज्योति सम्मान से नवाजा गया था। 2010 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करेंगे दिलीप सिंह भूरिया की। दिलीप सिंह भूरिया का जन्म झाबुआ में हुआ था। ये 6 बार एमपी रह चुके हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, क्या है? नेशनल, उस टाइम पर भाई, उस टाइम पर तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आयोग रहता था, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आयोग रहता था, वो एक ही रहता था, नेशनल कमीशन।
तो उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त में। ठीक है, नाम क्या है? दिलीप सिंह भूरिया। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यानी कि अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एससी और एसटी के आयोग के चेयरमैन और ऑल इंडिया कोऑपरेटिव फेडरेशन अखिल भारतीय सहकारी संघ के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है जी। इनके चेयरमैनशिप में, इनकी अध्यक्षता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी तेंदुपत्ता पॉलिसी के चलते बनाई गई थी। जो तेंदुपत्ता होता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तो उसी के लिए भूरिया कमेटी का गठन हुआ था, भूरिया कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो भूरिया कमेटी किसके लिए बनाई गई, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में बनाई गई? दिलीप सिंह भूरिया के अंडर में ये जो है बनाई गई थी। ओके, और मध्य प्रदेश के अंदर जो तेंदुपत्ता नीति चलती है, जो तेंदुपत्ता पॉलिसी चलती है, वो इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि भूरिया कमेटी बनी तेंदुपत्ता के लिए ही और इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की चेयरमैनशिप में बनी थी। 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। अगले में बात कर लेते हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में हुआ। कितने सारे लोग हैं जो झाबुआ से ही निकल के आ रहे हैं। 1950 में इनका जन्म हुआ था झाबुआ के अंदर। अब ये जो क्या कहते हैं, जो दिलीप सिंह भूरिया हैं ये 6 बार सांसद रहे थे, और जो कांतिलाल भूरिया हैं ये 5 बार सांसद रहे। ठीक है, कांतिलाल भूरिया इज करेंटली इलेक्टेड एज एन एमएलए इन द एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कांतिलाल भूरिया हैं वो फिलहाल में कौन, विधायक के पद पर विराजमान है, एमएलए के पोस्ट पर हैं। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें विधायक की पोस्ट पर, एमएलए के पद पर कांतिलाल भूरिया मौजूदा समय में विराजमान है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों का जो ट्राइबल पर्सनैलिटी है, एमपीपीएससी को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ से क्वेश्चन पूछना, और इसमें हर एक डिटेल जो है आपके लिए कवर करी गई है। सभी लोगों की चर्चा मैंने आपको डिटेल में करी है, पूरी स्टोरी बता के करी है। चाहे वो शंकर शाह हो, चाहे वो रघुनाथ शाह हो, चाहे वो संग्राम शाह हो, दलपत शाह हो, रानी दुर्गावती हो, तांत्या भील हो, भीमा नायक हो, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा।